गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 अपना कंप्लीट हो चुका है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पीय पादपों में जनन। ठीक है, थर्ड चैप्टर के जैसे ही सेकंड चैप्टर भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल है और इसमें से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। लेकिन उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ डीपीपीज सेंड की गई थी। ठीक है, उसका सॉल्यूशन आज हम करवा देते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आपको जो फर्स्ट डीपीपी दी गई थी उसके सॉल्यूशन आज हम यहाँ करते हैं, और जो कल की डीपीपी आपको सेंड की गई थी उसके सॉल्यूशन भी आज हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो आप अपनी डीपीपीज निकाल लीजिए। ओके आप अपने डीपीपी निकाल लो, फर्स्ट और सेकंड दोनों डीपीपीज निकाल लीजिए। ओके, तो देखो आपको जो डीपीपी फर्स्ट दी गई थी ना, उसका पहला क्वेश्चन ये था कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, फर्स्ट डीपीपी में आपके 20 क्वेश्चंस थे। ओके, तो अपन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और इसके आंसर की भी अपन करते जाएंगे और इसका सॉल्यूशन भी अपन करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन था वो ये पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो अपन को बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, तो पहला जो है वो है टेस्टोस्टेरोन। सर्टोली कोशिकाओं से स्रावित होता है। तो क्या सर्टोली कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है? नहीं। हमने पढ़ा है कि लीडिंग सेल से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। एफएसएच लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? नहीं। एफएसएच स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, एबीपी जिसको अपन बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, तो एबीपी कहाँ से स्रावित, क्या काम करता है, टेस्टोस्टेरोन का सांद्रण करता है। बिल्कुल सही है मेरे बच्चों कि एबीपी जो है वो टेस्टोस्टेरोन का सांद्रण करेगा। क्यों? क्योंकि एबी टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनता है, लीडिंग सेल में, आउटर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, शुक्रजन नलिकाओं के बाहर की तरफ बनता है। उसको सांद्रित करने का काम कौन करता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, तो इसका थर्ड आंसर सही है। और एक और पढ़ लेते हैं अपन, आईसीएसएच लीडिंग कोशिकाओं को एफएसएच स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। आईसीएसएच जो है वो एलएच को ही अपन क्या बोलते हैं, आईसीएसएच बोलते हैं। ठीक है, तो वो एफएसएच को उद्दीपित नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा थर्ड। ये डीपीपी फर्स्ट है ना, तो इसका पहले का जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं कि सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, वह इनका कार्य क्या होता है। तो अपन ने पढ़ा हुआ है कि सर्टोली कोशिकाएं जो हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाई जाती है। ठीक है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाई जाती है और इसका फंक्शन क्या होता है कि इसको अपन नर्स सेल भी बोलते हैं, सपोर्टिंग सेल्स भी अपन बोलते हैं। ठीक है, पढ़ा हुआ है सर्टोली सेल का काम, और ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का भी कार्य करती है। ठीक है, और इनिबिन हार्मोन का भी क्या करती है, सिक्रीशन करती है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी बनाएगी, एंटी मुलेरियन फैक्टर्स भी क्रिएट करेगी जो मेल के अंदर यूट्रस और फैलोपियन बॉडी को बनने से रोकेगा। तो अपन देखते हैं इसका क्या है कि अग्नाशय में, नहीं बेटा अग्नाशय में कैसे पाई जाएगी, अग्नाशय से पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तथा इनमें कोलेसिस्टोकाइनिन का स्रावन करती है, नहीं। अंडाशयों में पाई जाती है, सर्टोली कोशिका तो मेल में होती है ना। ठीक है, तो अंडाशय में मिलेगी ही नहीं। एड्रिनल कॉर्टेक्स में पाई जाती है, नहीं। अधिवृक्क वल्कुट में भी नहीं पाई जाएगी। शुक्रधर नलिकाओं में पाई जाएगी, शुक्रधर नलिकाओं का मतलब हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाई जाएगी, तथा ये जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है, स्पर्म को पोषण प्रदान करेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का 4। ठीक है, थर्ड देखते हैं अपन कि निम्न में से कौन सी सहायक जननक ग्रंथियों के स्त्रावण सर्वप्रथम शुक्राणुओं के साथ मिलते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सबसे पहले, ठीक है, शुक्राणुओं के अंदर किसका स्त्रावण मिलाया जाता है। देखो शुक्राणुओं का निर्माण जो है वो कहाँ पर हो रहा है, शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। ओके, फिर वहां से शुक्राणु कहाँ आएंगे, रेटेटेस्टिस में। रेटेटेस्टिस से कहाँ आएंगे, वास इफ्रेंशिया। वास इफ्रेंशिया से कहाँ
एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस यानी शुक्र वाहिनी, और फिर वहां जाएंगे शुक्राशय में, और शुक्राशय वीर्य का लगभग 60 से 70% भाग बनाता है। तो शुक्राणुओं के अंदर सबसे पहले कौन सा सिक्रीशन, कौन सा स्त्रावन मिलाया जाएगा, किसके द्वारा स्त्रावित होगा वो स्त्रावन, शुक्राशय के द्वारा, ठीक है, और वो वीर्य का 70% भाग बनाता है। तो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा, प्रोस्टेट, तो उसके बाद आता है शुक्राशय, इसका आंसर हो जाएगा। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, कि स्पर्मेटोजेनेसिस को एफएसएच कैसे नियंत्रित करता है, ठीक है। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर अपन बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब हो गया शुक्र जनन की क्रिया, ठीक है। शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। अब उसको एफएसएच कैसे नियंत्रित करता है, टेस्टोस्टेरोन मुक्त द्वारा। एफएसएच टेस्टोस्टेरोन का कोई रोल ही नहीं है। स्पर्मेटोगोनिया के सक्रियण के द्वारा ना बाबा। सर्टोली कोशिकाओं को एबीपी द्वारा इनिबिन मुक्त कराने के लिए प्रेरित करता है। देखो जब स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तब सर्टोली कोशिकाएं क्या करती है, तो एफएसएच क्या करता है कि नेगेटिव फीडबैक देता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, सर्टोली कोशिकाएं इनिबिन हार्मोन रिलीज करती है। एफएसएच किस पे कंट्रोल करेगा, सर्टोली कोशिकाओं पे। सर्टोली कोशिकाएं क्या बनाएगी, इनिबिन हार्मोन बनाएगी, और इनिबिन हार्मोन क्या कर देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस को। नेगेटिव फीडबैक देने से क्या हो जाएगा, एफएसएच का लेवल हो जाएगा डाउन, ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण ही नहीं होगा। जब टेस्टोस्टेरोन एलएच नहीं होगा तो टेस्टोस्टेरोन भी कैसे बनेगा, तो टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस भी नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, थर्ड, कि सर्टोली कोशिकाओं को एबीपी द्वारा इनिबिन मुक्त कराने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर बढ़ जाएगा तो टेस्टोस्टेरोन भी नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को, जिससे एलएच और एफएसएच दोनों का स्तर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, और स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कम हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ आंसर है, निम्न में से कौन सा कथन इंग्विनल हर्निया के बारे में गलत है। देखो ये इंग्विनल हर्निया क्या है, पहले तो ये देखो आप, मैंने आपको बताया था कि ये इस तरीके से मैंने आपको डायग्राम बनाया था ना, तो ये वाली थी इंग्विनल कैनाल, ठीक है, इंग्विनल कैनाल थी EGUVINL, ठीक है, और यहां से जो टेस्टिस है वो यहां आ रहा था, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, ठीक है, और यहाँ पर जो है लार्ज इंटेस्टाइन रहती है इस कैनाल के ऊपर। जब ये लार्ज इंटेस्टाइन मोटी हो जाती है फूलकर, तो इसको अपन बोलते हैं इंग्विनल हर्निया। इसको अपन क्या बोलेंगे, इंग्विनल हर्निया। और इंग्विनल हर्निया जो होता है वो पेनफुल होता है, दर्द होता है। तो इसमें पूछा गया है कि इंग्विनल हर्निया के बारे में क्या गलत है, कि मादा की तुलना में नर में ज़्यादा सामान्य होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मादा में पूर्ण प्रकार का हर्निया नहीं पाया जाता है। आर्कियोपेक्सी हर्निया में की जाती है। आर्कियोपेक्सी देखो क्या होता है, आर्कियोपेक्सी का मतलब होता है वृषण को हटा देना, ठीक है। आर्कियोडेक्टोमी करवाया था ना मैंने, आर्कियोडेक्टोमी को अपन क्या बोलते हैं, आर्कियोपेक्सी बोलते हैं, ठीक है, वृषण को रिमूव कर देना। तो वृषण का तो इसमें कोई काम ही नहीं है ना बच्चों, ठीक है। तो हर्निया में वृषण को रिमूव नहीं किया जाता है, तो ये गलत है। 3 आंसर इसका सही है ना, तो 5वें का आंसर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं, सांड की तुलना में बैल अधिक सीधा सीधा विनम्र इसलिए होता है। मैंने आपको बताया था बच्चों कि उसके अंदर क्या कर देते हैं, वृषण को हटा देते हैं, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या हो जाता है, डाउन, ठीक है, और वो अधिक ज्यादा क्या हो जाता है, आज्ञाकारी हो जाता है। इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं कैस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। रक्त टेस्टोस्टेरोन के स्तर क्या हो जाते हैं, निम्न हो जाते हैं। यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा रिमूव करने से, ठीक है। वर्षण को रिमूव कर देंगे तो टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन एग्रेसिव नेचर का होता है, ठीक है। तो जैसे ही टेस्टोस्टेरोन बंद होगा, एग्रेसिवनेस क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिकाओं का नियमन कौन से पिट्यूटरी हार्मोन से होता है। सर्टोली कोशिकाओं को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, भी बताया था, FSH, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट।
सर्टोली कोशिकाओं को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और वो कहां से रिलीज होता है? पीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव के शुक्राणु के विषय में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? मानव के शुक्राणु के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, ये देखते हैं ना। तो एक्रोसोम कोई प्रमुख कार्य नहीं करता। अरे बच्चों कैसे नहीं करता है? एक्रोसोम जो होता है वो तो एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने का काम करता है, उसका तो काम है। दूसरा, एक्रोसोम में एक शंकुआकार नुकीली संरचना होती है जिसका उपयोग अंडे को भेदने और उसके भीतर प्रवेश करने के लिए किया जाता है, जिससे निषेचन हो जाता है। ठीक है, कौन सा एक कथन सही है? तो एक्रोसोम में एक शंकुआकार नुकीली संरचना होती है ना, ऐसा कुछ नहीं है। इसका उपयोग अंडे को नहीं बेटा, एक्रोसोम के अंदर तो क्या होता है कि बहुत सारे वो होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो अंडे की झिल्ली को भेदते हैं। कोई ऐसे नुकीली संरचना नहीं होती है, ठीक है, जो अंडे की झिल्ली को भेद सके, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। एक्रोसोम में शुक्राणु लाइसिन अंडे के आवरण को घुला देते हैं जिससे निषेचन के लिए सुविधा हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। एक्रोसोम में अंदर क्या होता है? स्पर्म लाइसिन एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं? स्पर्म लाइसिन। शुक्राणु लाइसिन का मतलब हो गया स्पर्म लाइसिन, जो अंडे की झिल्ली को भेदने का कार्य करेंगे। तो 8th का आंसर हो जाएगा 3rd। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं शुक्राणु जनन अवस्थाओं का। वह कौन सा क्रम सही है जिसमें परिपक्व मानव वृषण में शुक्राणु बनते हैं? तो सबसे पहले क्या होता है? शुक्राणु जनन होगा। शुक्राणु जनन के बाद शुक्राणु जन कोशिकाएं होगी, फिर शुक्राणु जनक होगा, फिर प्राक शुक्राणु बनेंगे और फिर शुक्राणु बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन इसका देखें सही क्रम, तो सही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले शुक्राणु जन, फिर शुक्राणु जन से बनेगी शुक्राणु जनक कोशिकाएं, फिर बनती है प्राक शुक्राणु यानी शुक्राणु प्रीमिच्योर शुक्राणु, और उसके बाद में क्या बन जाता है? मिच्योर शुक्राणु। प्राक शुक्राणु को अपन बोलते हैं स्पर्मेटिड। ठीक है, तो उसके बाद बनेगा शुक्राणु। ओके, फिर अपन देखते हैं मिलान करने वाला क्वेश्चन आ गया बच्चों कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ साथ मिलान कीजिए और सही उत्तर दीजिए। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सबसे स्पर्मेटोगोनियम की। स्पर्मेटोगोनियम के अंदर कौन सा विभाजन होता है? मैंने आपको बताया था स्पर्मेटोगोनिया होते हैं और स्पर्मेटोगोनिया के अंदर विभाजन होता है जिसकी वजह से बनता है स्पर्मेटोगोनिया ए और स्पर्मेटोगोनिया बी। तो इसके अंदर कौन सा विभाजन होगा? माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। तो ए का तो क्या हो जाएगा बेटा? 3rd। ए का तो यहां पर क्या हो गया? 3rd हो गया। फिर अपन देखते हैं स्पर्मेटोसाइट। देखो स्पर्मेटोसाइट अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है या द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट है, वो यहाँ पर देखते हैं अपन। ठीक है, तो बी का अर्धसूत्री रूप से विभाजित होती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट से 2 स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे। कौन से? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो बी का हो जाएगा 2nd। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन स्पर्मेटिड की। तो स्पर्मेटिड के अंदर विभाजन ही नहीं होता है, स्पर्मेटिड में तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो सी का हो जाएगा 1st। सी का हो जाएगा 1st। और डी का क्या हो जाएगा? सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका क्या है? दूसरी कोशिकाओं के प्रकारों को पोषण देती है। सर्टोली कोशिका का काम क्या होता है? पोषण देना। तो डी का हो जाएगा 5th। तो ऐसा कौन सा आंसर नजर आ रहा है आपको? तो 10वें के अंदर आंसर हो जाएगा 4था, 9वें के अंदर तो आंसर हो गया 3रा, और 10वें के अंदर आंसर हो गया 4था। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11। शुक्राणु के शीर्ष पर क्या होता है? शुक्राणु के शीर्ष भाग में क्या होता है? ये शुक्राणु है। शुक्राणु के शीर्ष भाग पर होगा एक्रोसोम और यहां पर होगा केंद्रक। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 11 का? 3rd। 11 का आंसर क्या हो गया? 3rd। ठीक है, नेक्स्ट 12 क्वेश्चन देखते हैं। एक्टोपिक गर्भधारण किसके द्वारा रुकता है? तो यही चीज अपन ने पढ़ी थी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? देखो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब हो गया कि देखो अपन ने बनाया था ब्लास्टूला। क्या बनाया था? ब्लास्टूला बनाया था ना। तो ब्लास्टूला में ये तो बनाए थे अपन ने ट्रोफोब्लास्ट, और यहां पर बनाई थी रॉबर सेल।
और इनको ढक रखा हुआ था जोना पेल्यूसिडा। इनको ढक के कौन के रखा हुआ था? जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, तो अगर जोना पेल्यूसिडा हट जाए तो ये जो सिस्ट है वो गर्भाशय के अलावा किसी और जगह से भी जाकर चिपक सकता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती है। ठीक है, तो इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोकने का काम कौन करेगा? सबसे पहले तो जोना में जो आपका फैलोपियन ट्यूब है, तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होती है? सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो ब्लास्टोसिस्ट को आगे मूव करवाते रहते हैं। ठीक है, तो जोना पेल्यूसिडा का बचा रहना और फैलोपियन नलिका की सीलिया युक्त स्तंभाकार कोशिकाओं द्वारा बनना, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तो 12 का आंसर हो जाएगा 4, ए और बी दोनों। द्वितीयक अंडझिल्ली किसमें अनुपस्थित होती है? तो देखो प्राथमिक अंडझिल्ली कौन कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूं। प्राथमिक अंडझिल्ली होती है विटेलाइन मेम्ब्रेन और जोना पेल्यूसिडा। सेकेंडरी मेम्ब्रेन होती है कोरोना रेडिएटा। ठीक है, और टर्शरी मेम्ब्रेन होती है शेल यानी कवच। ठीक है, तो ये टर्शरी मेम्ब्रेन होती है। तो मैमल्स की अगर अपन बात करते हैं, ह्यूमंस की बात करते हैं, तो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों मेम्ब्रेन मिलेगी। जोना पेल्यूसिडा भी मिलेगी, कोरोना रेडिएटा भी मिलेगी, बट शेल वगैरह नहीं मिलेगी, टर्शरी मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। लेकिन मेंढक के अंदर जोना पेल्यूसिडा होता है बट कोरोना रेडिएटा उसके अंदर नहीं होता है। तो सेकेंडरी मेम्ब्रेन कौन सी होती है? कोरोना रेडिएटा। तो मेंढक के अंदर कोरोना रेडिएटा क्या होगी? एब्सेंट होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड का सेकंड। ठीक है, फिर अपन को एक डायग्राम दे रखा है और डायग्राम के अंदर बोला हुआ है कि ए बी सी और डी कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। तो अगर अपन यहाँ पर देखें तो निम्नलिखित चित्र में नर जनन अंग तंत्र का नामांकन अंकित किया गया है। तो ए फर्स्ट अपन देखते हैं क्या है कि इस स्थान पर शुक्राणु का क्रियात्मक परिपक्वन होता है। तो शुक्राणुओं का क्रियात्मक परिपक्वन कहाँ होता है? अधिवृषण में, एपिडिडाइमिस के अंदर। ठीक है, तो डी क्या है साहब? एपिडिडाइमिस है। ओके, तो फर्स्ट के अंदर आंसर क्या हो जाएगा? डी। फर्स्ट के अंदर आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओके, फिर अपन देखते हैं कि इस ग्रंथि का स्त्रावण सेमिनल प्लाज्मा का अंश बनाता है तथा मैथुन क्रिया के लिए लुब्रिकेशन का कार्य भी करता है। तो लुब्रिकेशन का कार्य कौन करेगा? बार्थोलिन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड करेगी? बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सेकंड का आंसर हो जाएगा सी। स्नेहक कौन प्रदान करता है? बार्थोलिन ग्लैंड करती है। तो सी क्या है? बार्थोलिन ग्लैंड है। फिर अपन इस ग्रंथि के द्वारा सेमिनल प्लाज्मा का लगभग 70% भाग बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्राशय। और शुक्राशय कौन सा? ए या बी? तो शुक्राशय ए। ठीक है, और फिर फोर्थ की अगर अपन बात करें तो है इस ग्रंथि के स्त्राव में कैल्शियम तथा फॉस्फेट जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो प्रोस्टेट ग्रंथि हो जाएगा इसका आंसर, तो हो जाएगा बी। ठीक है, तो देखो डी जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी है? एपिडिडाइमिस है। ए स्ट्रक्चर है आपके शुक्राशय, बी है प्रोस्टेट ग्रंथि और सी है बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, तो 14वें का आंसर हो गया थर्ड। ओके, 15 वाला देखते हैं। कौन सा एक समूह द्वितीयक लैंगिक अंगों का नहीं है? ठीक है, कि द्वितीयक लैंगिक अंग कौन कौन से नहीं है, कौन सा समूह नहीं है? ठीक है, वो देखते हैं। तो अधिवृषण, शुक्राशय और शिशन। ठीक है, अधिवृषण, शुक्राशय और देखो टेस्टिस को आप छोड़ दो। ठीक है, वृषण, वृषण जिसमें भी आ गया, वृषण जो है वो क्या है? प्राथमिक जनन अंग होता है। ठीक है, तो वृषण जिसमें भी है वो प्राथमिक जनन अंग है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो आप अधिवृषण और अंडाशय दोनों प्राथमिक जनन अंग है ना। तो अधिवृषण, शुक्राशय और शिशन तीनों सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। गर्भाशय, योनि, निषेचन नलिका ये भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बोरेथल ग्रंथि और शुक्रवाहिका ये भी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है। निषेचन नलिका सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है, बट अंडाशय जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15वें का चौथा। निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित क्रम के सही क्रम में विन्यासित कीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा? स्पर्मिएशन, फिर होता है इंसेमिनेशन और फिर होता है सैमिनेशन और फिर होता है स्खलन। तो देखो क्या क्या होगा इसके अंदर। सबसे पहले तो सबसे पहले होता है
स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब हो गया कि जो शुक्राणु है ना वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आ जाएगा सर्टोली कोशिकाओं से होते हुए, उसको बोलते हैं अपन स्पर्मिएशन। दूसरा है आपके सेमिनेशन। सेमिनेशन का मतलब क्या हो गया कि वृषण से बाहर निकलना, शुक्राणु का वृषण से बाहर निकलना क्या कहलाएगा? सेमिनेशन। उसके बाद होता है स्खलन, ठीक है, शुक्राणुओं का मेल बॉडी से बाहर निकलना, वो क्या कहलाता है? स्खलन कहलाता है। और फिर आता है इंसेमिनेशन, यानी शुक्राणुओं का मादा के शरीर में प्रवेश करना, मादा जनन अंग में प्रवेश करना, वो कहलाता है इंसेमिनेशन। देखो वापस से देख लो, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब होता है कि शुक्राणुओं का शुक्राणु जनक कोशिका यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलना, ठीक है। फिर आता है सेमिनेशन, शुक्राणु का वृषण से बाहर निकलना। फिर आता है स्खलन, शुक्राणुओं का नर शरीर से बाहर निकलना। और फिर आता है इंसेमिनेशन, यानी शुक्राणुओं का मादा के शरीर में प्रवेश करना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, सी, डी और बी। तो 16वें का आंसर है थर्ड। 16वें का क्या आंसर हो जाएगा? थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर है आर्कियोपेक्सी, किसके द्वारा किसके लिए की जाती है? मैंने बताया था आर्कियोपेक्सी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस को सर्जरी के द्वारा बाहर निकाल देना क्या कहलाता है? आर्कियोपेक्सी। तो सामान्य उदरीय वृषणों के लिए, जो वृषण उदर गुहा में रहते हैं, ठीक है, उनको आर्कियोपेक्सी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। सॉरी, गलत बता दिया मैंने। आर्कियोपेक्सी का मतलब हो गया कि उदर गुहा से वृषणों को बाहर निकालना, ठीक है, वो कैस्ट्रेशन बता दिया था मैंने आपको, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो 17वें का आंसर हो जाएगा थर्ड। आर्कियोपेक्सी का मतलब हो गया कि उदर गुहा से वृषणों को बाहर निकालना ताकि वो वृषण गुहा में आ जाए, है ना। इन सभी ग्रंथियों का स्त्राव सेमिनल प्लाज्मा बनाता है, केवल एक को छोड़कर। देखो, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि बनाता है, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय। बार्थोलिन ग्लैंड तो फीमेल में पाई जाती है बच्चों, ठीक है, तो वो प्लाज्मा का भाग नहीं बनाएगी, वीर्य नहीं बनाएगी वो, ठीक है। तो 18वें के अंदर आंसर हो जाएगा 4। क्लियर? क्योंकि बार्थोलिन ग्लैंड तो फीमेल के अंदर पाई जाती है। शुक्रवाहक की नलिका शुक्राशय की नलिका के साथ सम्मिलित होकर मूत्र मार्ग किस द्वारा खुलती है? देखो भाई, शुक्रवाहिनी और शुक्राशय, ये तो शुक्रवाहिनी हो गई और यहां पर होता है शुक्राशय, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? स्खलन वाहिनी। क्या बनाएंगे? स्खलन वाहिनी यानी इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर अगर अपन देखें 19 का, तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। यदि अंडोत्सर्ग के बाद गर्भधारण होता है तब क्या होगा? अगर अंडोत्सर्ग के बाद गर्भधारण हो जाएगा तो रक्त के अंदर प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ जाएगा, क्योंकि गर्भधारण के लिए प्रोजेस्टेरोन जरूरी है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को क्या करके रखता है? मेंटेन करके रखता है। तो गर्भधारण है तो फिर प्रोजेस्टेरोन का बढ़ना जरूरी है। अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं बढ़ेगा तो एंडोमेट्रियम जड़ जाएगी, वापस से मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? रक्त में प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ जाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका 20वें का फर्स्ट। ओके, तो ये आपकी पहली डीपीपी जो है वो हमने सॉल्व करवा दी है। ठीक है, अब अपन डीपीपी सेकंड पढ़ेंगे ना, जो आपको कल प्रोवाइड की करवाई गई थी, उसको भी अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं और फिर अपन पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट नेक्स्ट लेक्चर में। डीपीपी सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 क्वेश्चन है टोटल इसके अंदर, है ना। ठीक है, तो ये आपकी डीपीपी फर्स्ट है और वो आपके डीपीपी सेकंड। ठीक है, अब अपन एक एक करके सबका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो क्या है।
ओके, डीपीपी सेकंड। तो डीपीपी सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके कि द्वितीयक शुक्राणुजनक यानी स्पर्मेटोसाइट में द्वितीयक समसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण होता है? भाई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा और क्या बन जाएंगे? दो स्पर्मेटेड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? स्पर्मेटेड, ठीक है। और ये स्पर्मेटेड ट्रांसफर होकर क्या बना लेंगे? शुक्राणु बना लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तब स्पर्मेटेड का निर्माण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्तनधारी के शुक्राणु में वह बदलाव जो उसे अंडाणु को निषेचित करने के लिए तैयार करता है। मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी, देखो परिपक्वता मैच्योरेशन का मतलब ये नहीं है, मैच्योरेशन तो वो एपिडिडाइमिस में भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो निषेचन करने के लिए कैपेबल हो गया, ठीक है। एक्रोसोमल अभिक्रिया भी इसका कोई पार्ट नहीं है, स्कंदन कोगुलेशन भी नहीं। कैपेसिटेशन मैंने आपको बताया था, कैपेसिटेशन यानी योग्यता अर्जन। योग्यता अर्जन का मतलब हो गया कि शुक्राणु जो है एग को फर्टिलाइज करने के लिए काबिल हो जाए, उसको योग्यता मिल जाए। और ऐसा कब होता है? जब शुक्राणु के अंदर कोलेस्ट्रॉल रिलीज हो जाता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल रिलीज हो जाएगा और कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा, तब जाकर उसके अंदर क्या होगा? कैपेसिटेशन। और कैपेसिटेशन कहाँ होता है? मादा की योनि के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा सेकंड का? सेकंड का आंसर हो जाएगा सेकंड। निम्न में से कितने कथन सही हैं? ये देखते हैं अपन, है ना, निम्न में से कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहला देखते हैं, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम अखंकरी यानी नॉन स्पॉन्जी ऊतक होता है? नहीं बेटा। श्वास पटली यानी फ्रेनिक मांसपेशियां कार्पस नर्वोसा में पाई जाती है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। वक्षण नाल मादा के दीर्घोष्ठ से निर्मित होता है? नहीं। लेबिया मेजोरा तो सेमिनल वेसिकल की तरह होती है ना, ठीक है। क्रीमास्टर मांसपेशियां वृषण को ऊपर उठाने में मदद करती है तथा इसका ताप, वेरी गुड, सही है। कि अपन ने पढ़ा था क्रीमास्टर और डार्टोस्पेशियां जो क्या करती है? क्रीमास्टर मसल्स और डार्टोस्पेशियां क्या करती है? शिशन को के ताप को नियंत्रित करती है और शिशन को उत्थापन में क्या करती है? मदद करती है, ठीक है। वृषण को के उठाने में मदद करती है। देखो होता क्या है बेसिकली कि जब समर आता है, ठीक है, तो समर के अंदर जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा के बाहर होते हैं, तो टेम्परेचर अंदर का हो सकता है, टेम्परेचर जो होता है वो बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस है और शुक्राणु जनन के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है, तो बाहर होता है। लेकिन सर्दियाँ जब आती है तो बाहर एनवायरनमेंट ठंडा हो जाता है, तो वृषण जो है उदर गुहा के अंदर चले जाते हैं। तो उदर गुहा के अंदर जाने के लिए कौन सी मसल्स यहाँ पे काम आती है? वो मसल्स काम आती है क्रीमास्टर मसल्स और डार्टोस्पेशिया, जो क्या करती है? रेगुलेट करती है टेम्परेचर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड का सेकंड। 2 स्टेटमेंट यहां पर सही है। उसके बाद में शुक्राणु जनन के बारे में कौन सा कथन सही है? शुक्राणु जनन का मतलब हो गया शुक्र जनन का मतलब हो गया शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया। तो इसके अंदर कौन सा कथन सही है कि शुक्राणुओं के अधिवृषण में कार्यात्मक परिपक्वता प्राप्त करने को शुक्र कायंत्रण कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब हो गया स्पर्मेटेड का शुक्राणु में परिवर्तन, ठीक है। तो ये तो गलत है। युग्मक की परिपक्व अवस्था में समसूत्री विभाजन होता है ना, युग्मक जब परिपक्व हो जाएगा तो उसमें समसूत्री विभाजन क्यों होगा? ठीक है, युग्मक जो तो है, नहीं ऐसा नहीं है। उच्च तापमान के कारण शुक्राणु जनन रुक जाता है जिसका कारण टेस्टोस्टेरोन का सांद्रण कम होना है? ना ऐसा भी नहीं है। शुक्र जनन समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन दोनों पाया जाता है, वेरी सही है बिल्कुल। जब स्पर्मेटोगोनिया से अपन स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे तब तो होता है माइटोसिस, और जब स्पर्मेटोसाइट से क्या बनाएंगे अपन? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे, तब होगा क्या? अर्धसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों पाए जाते हैं। तो चौथे का आंसर हो जाएगा चौथा। फोर्थ का आंसर हो जाएगा फोर्थ। यदि वयस्क में नर के वृषण को निकाल दे तो उसका क्या परिणाम होगा? अगर देखो वयस्क के अंदर नर के वृषण को निकाल दिया जाए तो
FSH का लेवल और LH का लेवल हो जाएगा बढ़, क्योंकि वृषण के अंदर क्या होते हैं, लेडिंग सेल्स होती है, और लेडिंग सेल जो होती है टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावन करती है। जब टेस्टोस्टेरोन हाई लेवल पे हो जाता है ना, तब वो नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को, जिसकी वजह से LH और FSH का स्तर हो जाता है गिर। अब जब अपन ने वृषण ही हटा दिया तो प्रोजेस्टेरोन होगा ही नहीं, सॉरी टेस्टोस्टेरोन होगा ही नहीं, और जब टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो नेगेटिव फीडबैक जाएगा ही नहीं, इसलिए FSH और LH जो है सर्वाधिक मात्रा के अंदर हो जाएंगे। तो पांचवें का आंसर हो जाएगा सेकंड। फिर अपन बात करते हैं छठा, निम्न में से कितने कथन सही हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक जनन कोशिकाओं की उत्पत्ति बाह्य जननीय होती है, सही बात है बच्चों। शुक्र कायांतरण अधिवृषण में होता है, नहीं, शुक्र कायांतरण अधिवृषण में नहीं होता है। शुक्र जनन नलिकाओं का बाह्य आवरण ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है, नहीं, शुक्र जनन नलिकाओं का बाह्य आवरण तो ट्यूनिका वेजाइनलिस होता है ना, बीच वाला जो हो गया आपका ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और फिर वाला ट्यूनिका वैस्कुलसा, तो बाह्य आवरण वैस्कुलसा होता है, नॉट एल्बुजिनिया। गेलिया कैपिटिस शुक्राणु के सिर पर पाई जाने वाली टोपीनुमा संरचना है, जिसे अग्रपिंड के टोपी भी कहते हैं। गेलिया कैपिटिस तो मेम्ब्रेन होती है, टोपी जैसी संरचना तो एक्रोसोम होती है ना। कॉर्पस स्पोंजियोसम ट्यूनिका प्रोपरिया के द्वारा ढका होता है, सही बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो स्टेटमेंट है इसके अंदर सही है ना, तो छठे का आंसर हो जाएगा 2। सातवें की बात करें, वृषण की सर्टोली कोशिका मस्तिष्क की किस कोशिकाओं के कार्यात्मक समानता प्रदर्शित करती है। एस्ट्रोसाइट तारककार कोशिकाओं की तरह होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। वीर्य की अधिकतर मात्रा किसके द्वारा अंशदत्त है। भाई वीर्य सबसे ज्यादा कौन बनाता है, भाई शुक्राशय बनाता है 60 से 70%। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 4। वीर्य का निर्माण कौन करेगा, शुक्राशय। परिवर्तनशील शुक्राणु को शुक्र क्रायांतरण प्रारंभ करने वाली अवस्था बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि स्पर्मेटिड से ही क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। तो शुक्र क्रायांतरण के लिए प्राथमिक कोशिका कौन सी हो जाएगी, स्पर्मेटिड। प्रारंभ करने वाली कोशिका सॉरी, वो कौन सी हो जाएगी, स्पर्मेटिड। तो 90 का आंसर हो जाएगा 3rd। मादा जनन तंत्र में योग्यतर्जन क्रिया संपन्न होने के पश्चात ही शुक्राणुओं द्वारा अंडे का निषेचन संभव हो सकता है। सही बात है, जब तक शुक्राणु के अंदर योग्यतर्जन नहीं आएगी तब तक वो अंडे को निषेचित नहीं कर पाएगा। सही बात है। तो प्रयोगशाला में किए गए अध्ययन दर्शाते हैं कि शुक्राणु अंडे को निषेचन कर सकते हैं यदि उन्हें धोकर अंडे में प्रवेश कराया जाए। तो ये क्या दर्शाते हैं, धोने से क्या होता है देखते हैं। तो योग्यतर्जन प्रक्रिया के दौरान शुक्राणु की सतह पर उपस्थित कुछ संदमक पदार्थ पृथक कर दिए जाते हैं। सही बात है। ठीक है, जैसे शुक्राणु के पास में क्या होता है, ये होता है कोलेस्ट्रॉल वगैरह होते हैं। ठीक है, वो वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, संदमक पदार्थ होते हैं, तो उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। इसका मतलब धोने से वो कोलेस्ट्रॉल तो हट जाएगा। ठीक है, तो ये तो सही है अपना। योग्यतार्जन प्रक्रिया तापमान पर निर्भर करती है, ऐसा कुछ नहीं है। योग्यतार्जन में मादा प्रजनन तंत्र के स्त्रावन शुक्राणु के सिर की कोशिका कला से कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन तथा कुछ प्रोटीन्स को पृथक कर देते हैं। ये सही है कि योग्यतार्जन में मादा जनन तंत्र से जो स्त्रावित होते हैं, तो शुक्राणु के ऊपर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है, उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए धोकर आप इसको कैपेसिटेशन दे सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। 10वें का आंसर क्या हो जाएगा, A और C। फिर अपन देखते हैं 11वां, छदम गर्भावस्था को सामान्य गर्भावस्था से विभेदित किया जाता है। भाई छदम गर्भावस्था को सामान्य गर्भावस्था से विभेदित कैसे किया जाता है। सामान्य गर्भावस्था में तो क्या होता है, फीटस होता है, भ्रूण होता है। छदम गर्भावस्था के अंदर तो फीटस होता ही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। 11वें का आंसर हो जाएगा 4। भाई सामान्य गर्भावस्था के अंदर तो भ्रूण बनेगा, छदम गर्भावस्था में भ्रूण होता है नहीं, डैमेज हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 4, फीटस की अनुपस्थिति द्वारा। मेसोडर्मल कोशिकाओं का भ्रूण की सतह से अंदर की ओर लुढ़क जाने की प्रक्रिया को इन्वॉल्यूशन कहते हैं। देखो ये मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है जिसमें मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म जो ब्लास्टोमियर सेल्स होती है वो मूव करती है। तो मेसोडर्म जो होती है वो अंदर की तरफ आ जाती है लुढ़क कर। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं इन्वॉल्यूशन। ठीक है, तो मेसोडर्म का लुढ़क कर बाहर आना क्या कहलाता है, इन्वॉल्यूशन कहलाता है। यदि कीटों के केंद्र पीतकी अंडे नियमित रूप से विभाजन दर्शाएं। देखो केंद्र पीतकी का मतलब क्या हो गया, ऐसे अंडे जिसके केंद्र में क्या है, पीतक है। ठीक है, और अगर ये कंटिन्यूसली विभाजन कर रहे हैं तो पूरी कोशिका किससे गिर जाएगी, पीतक से गिर जाएगी। तो कोशिकाएं क्या कर लेगी, पीतक को घेर लेगी। ठीक है,
पीतक कोशिकाओं को घेर लेगा, पीतक कोशिकाओं के समूह के नीचे स्थित रहेगा, पीतक कोशिकाओं के समूह के ऊपर नहीं, जब डिवाइड करने लग जाएगी तो कोशिकाएं पीतक को चारों तरफ से क्या कर लेगी, घेर लेगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट। 13वें का आंसर क्या है बेटा, फर्स्ट है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन पढ़ो आप। निम्नलिखित में से कितने हार्मोन मादा में केवल गर्भावस्था के दौरान स्त्रावित होते हैं? गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से हार्मोन स्त्रावित होते हैं? एक तो होता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जो किसकी तरह काम करता है, LH की तरह काम करता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखेगा। और गर्भावस्था के लिए कॉर्पस ल्यूटियम का होना जरूरी है क्योंकि वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। और दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड। दो ही हार्मोन जरूरी है, प्रोजेस्टेरोन और HCG। कॉर्टिसोल की अपन को जरूरत नहीं है, कॉर्टिसोल तो तब अपन रिलीज करेंगे जब पार्टुरेशन प्रसव होगा, तब थायरॉक्सिन की जरूरत नहीं है, HPL की जरूरत नहीं है, लैक्टेशन में काम आता है। तो गर्भावस्था के दौरान दो ही हार्मोन नेसेसरी हैं, प्रोजेस्टेरोन और HCG। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 14वें का, थर्ड। अब अपन बढ़ते हैं कि कौन सा हार्मोन ग्रेफिन फोर्टिका के लिए, अरे बच्चा, ग्रेफिन फोर्टिका के फटने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, और जिससे जैसे ग्रेफिन फॉलिकल फटेगा तो ग्रेफिन फॉलिकल के फटने से कौन रिलीज होगा? सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 15 का, थर्ड। ओके, पीयूष ग्रंथि के LH के समान कार्य दर्शाकर कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन के स्त्रावणों को बनाए रखता है। अभी बताया मैंने कि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम कौन करता है ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद? HCG। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जो मिमिक करता है LH को ना। प्रथम तिमाही के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है भाई? प्रथम तिमाही के में कौन सा कथन सत्य है कि प्रथम तिमाही के अंदर तो एक तो बनता है प्लेसेंटा और दूसरा मेजर सभी ऑर्गन्स का निर्माण हो जाता है। मेजर जितने भी ऑर्गन है सभी ऑर्गन का निर्माण हो जाता है। तो माता भ्रूण की गतियों को महसूस कर सकती है नहीं, वो 5वें महीने में होता है ना। प्लेसेंटा द्वारा प्रोजेस्टेरोन तथा FSH का उत्पादन किया जाता है ना बेटा। इसके दौरान मुख्य रूप से अंग का निर्माण होता है, बिल्कुल सही बात है, इसके दौरान मुख्य रूप से अंगों का निर्माण हो जाता है। तो थर्ड आंसर इज राइट, 17वें का आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। प्रसव की अंतिम अवस्था, प्रसव की अंतिम अवस्था क्या है? अपरा का प्रसव। तो प्रसव की अंतिम अवस्था क्या है कि जब अपरा का क्या हो जाएगा, प्रसव हो जाएगा, अपरा भी बाहर आ जाएगा और अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाभि रज्जु भी बाहर आ जाएगा, तो उसकी अंतिम अवस्था होती है। तो 18वें का आंसर हो जाएगा सेकंड। किस भ्रूणीय हार्मोन की अनुपस्थिति का परिणाम स्वरूप मासिक धर्म तथा भ्रूण की हानि हो? देखो बेटा, भ्रूणीय हार्मोन की अनुपस्थिति, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो भ्रूण द्वारा स्रावित किया जाता है? तो ब्लास्टोसिस्ट द्वारा स्रावित किया जाता है HCG। और अगर HCG बनना बंद हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं होगी, कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन होगी तो प्रोजेस्टेरोन डाउन, प्रोजेस्टेरोन डाउन तो एंडोमेट्रियम झड़ जाएगी, और एंडोमेट्रियम झड़ जाएगी तो गर्भपात हो जाएगा। तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? 19 को आंसर हो जाएगा थर्ड, HCG। स्तनपान करने वाली मादा सामान्य रूप से गर्भधारण नहीं कर सकती। अरे बिल्कुल सही बात है, स्तनपान कराने वाली जो मादा है वो सामान्य रूप से गर्भधारण नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अंदर गोनेडोट्रोपिन क्या करता है? दमन करता है। गोनेडोट्रोपिन का मतलब हो गया FSH और LH दमन करके रखता है, वहां पे फॉलिकल्स का फॉर्मेशन ही नहीं होता है, इसलिए वो गर्भधारण नहीं कर सकती। तो 20वें का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। एक 25 वर्षीय महिला चिकित्सक के पास गई साहब, ठीक है। उसने चिकित्सक को कहा कि उसके मासिक चक्र की निश्चित तिथि 4 दिन बाद है, ठीक है, कि 4 दिन बाद जो है उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने वाला है, मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होने वाली, ब्लीडिंग स्टार्ट होने वाली है। तो रक्तस्राव को कुछ दिन के लिए टालना चाहती है, ठीक है, कि मेरे रक्तस्राव नहीं हो तो कुछ ऐसा करो कि रक्तस्राव टल जाए, क्योंकि उन दिनों वह कुछ विभागीय कार्य में व्यस्त है। चिकित्सा द्वारा बता योग का इलाज क्या है? भाई प्रोजेस्टेरोन दे दो उसको। प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा, और एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा तो झड़ेगी नहीं तो रक्त का स्रावन भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। तो डॉक्टर उसको क्या बताएगा कि प्रोजेस्टेरोन दे दो भाई। निम्न में से कितने ग्रेफिन पुट्टिका में पाए जाते हैं? अब देखो ग्रेफिन पुट्टिका में क्या क्या पाया जाता है, मैंने आपको बताया था कि ग्रेफिन पुट्टिका कोरोना रेडिएटा भी होती है इसके चारों, ठीक है।
देखो क्या क्या होता है इसमें। और फिर थीका एक्सटर्ना इंटरना और थीका इंटरना, दोनों चीजें होती है। तो देखो प्राथमिक जनन कोशिका ना, उगोनिया नहीं, प्राथमिक ओसाइट नहीं, सेकेंडरी ओसाइट होता है। जोना पेलुसिडा होती है, एक जोना पेलुसिडा होती है, कोरोना रेडिएटा होती है, प्राथमिक पुट्टिका नहीं होती है, थीका एक्सटर्ना होती है। तो तीन चीजें होती है इसके अंदर। कौन कौन सी होगी? जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा और थीका एक्सटर्ना। तो 22वें के अंदर जो आंसर है वो है थर्ड। ठीक है। गर्भावस्था के दौरान कौन सी कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखने में सहायक? वापस वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, एससीजी। तो 23वें का आंसर हो जाएगा सेकंड। क्या होगा यदि हम मासिक चक्र के 18वें दिन निषेचित अंडे से जोना पेलुसिडा को हटा दें? अगर निषेचित होने वाला जो 18वां जोना पेलुसिडा को हटा देंगे तो रोबर सेल जो होगी वो कहाँ चिपक जाएगी? किसी भी जगह प्रत्यारोपित हो सकती है, उदरीय भाग में प्रत्यारोपित हो सकती है। ठीक है। तो मासिक चक्र का जो 18वां दिन, 14वां दिन तो ओव्यूलेशन ही होता है, 18वां दिन गर्भाशय में पहुंचा नहीं, उधर के अंदर ही क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो डिंब जो है उदरीय भाग पर प्रत्यारोपित हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 24वें का सेकंड। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी अगर आप जोना पेलुसिडा को हटा दोगे तो। एक महिला में सबसे ज्यादा गर्भधारण की संभावना कब होती है? मासिक चक्र के 14वें दिन, क्योंकि 14वें दिन ही क्या होगा? ओव्यूलेशन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। अंडोत्सर्ग कब होता है? 14वें दिन होता है। ठीक है। तो यह आपकी दो डीपीपीज हमने सॉल्व करवा दी है, डीपीपी फर्स्ट और डीपीपी सेकंड। 25वें का आंसर है चौथा। सारे डीपीपीज आपके सॉल्व हो चुके हैं। आप जो है बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िए, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और इनके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके। अब हम अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है। वो भी एक बड़ा चैप्टर और अच्छे क्वेश्चंस वहाँ से पुट होते हैं नीट के अंदर। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।